नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। क्लास शुरू हो चुकी है और अब प्रैक्टिस की क्लास शुरू होने वाली है। आज से कुछ प्रश्न शुरू करेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास और इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को आनंदपूर्वक देखें और अपनी क्लासों में सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक हैं आपके और कम से कम आपके 260 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे। पहला ही प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम जानते हैं बहुत समय महत्वपूर्ण है। तो बताइए, यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हम कहें एलटी ग्रेड आप देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये आपका जो है पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू नहीं कह सकते, एमसीक्यू है, ठीक है। बताइए, छायावाद युग का प्रमुख विचार क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। सामाजिक यथार्थ है, प्रेम प्रकृति और कल्पना है, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है इसमें, या फिर धार्मिक अनुष्ठान है? बताइए। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि रीतिकाल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रीतिकाल हो या फिर छायावाद हो, इसमें भी प्रेमवादी कविताएं लिखी गई और रीतकाल में भी प्रेमवादी कविताएं लिखी गई। तो हम कह सकते हैं प्रेम प्रकृति और कल्पना का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है छायावाद में। आपको बहुत जल्द इसका उत्तर देना होगा क्योंकि मैं बहुत समय नहीं लूँगा, ठीक है, सोच लेना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है कि काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहानी होता है। बताइए, काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहानी होता है, कविता होता है, मनोभाव व्यक्त करना होता है या गद्य होता है? सभी को पता है भाई, गद्य किसे कहते हैं? जैसे कहानी है आपकी, या फिर नाटक है, निबंध है, इस प्रकार से कहानी। मनोभाव को व्यक्त करना, ठीक है, वो तो हम कहानी में भी कह सकते हैं, कविता में भी कह सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। कहानी तो आप लोग समझते हैं, तो इसका मतलब काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कविता होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, महादेव वर्मा को किस साहित्यिक आंदोलन से जोड़ा जाता है? भक्ति आंदोलन से, रीतकाल से, छायावाद से या फिर आधुनिकता से? बताइए। बहुत नॉर्मल प्रश्न है ये प्रश्न, आपको छोटे छोटे ये जो हम कह सकते हैं सरल प्रश्न आपको कठिनता की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, यानी जो कठिन प्रश्न होंगे वो भी आप सही कर लो जाओगे, ठीक। तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा, सब लोग जानते हैं कि छायावाद में 4 बृहत्त्रयी हुए हैं, ठीक। उसमें कौन कौन हमारे सबको पता है, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, और एक हमारी कौन हुई है, महादेव वर्मा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अलंकार शास्त्र किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, अलंकार शास्त्र बताना है आपको, ठीक है। भाषा का ज्ञान, भाषा का विज्ञान, या कविता की सजावट और सौंदर्य सिद्धांत, या फिर कहानी का ढांचा, या नाटक की रणनीति? तो सभी लोग इसका उत्तर समझ चुके होंगे। देखो, कविता की कहा जाता है, आप लोगों ने उनकी केशवदास की पंक्ति पढ़ी होगी, जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण बिन्न विराजई कविता वनिता वित। कि भूषण मतलब अलंकार, बगैर अलंकारों की कविता सुंदर नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कविता की सजावट या सौंदर्य ही को हम क्या कह सकते हैं? अलंकार शास्त्र कह सकते हैं। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न बताइए, काव्य रस का प्रधान उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार, मनोरंजन, पाठक को भाव अनुभूति देना, या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन? बताइए क्या होगा? सभी लोग जानते होंगे क्या, कि पाठक को भाव अनुभूति देना। जब रस पढ़ते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं उसमें? सबसे अच्छी बात आपको क्या दिखती है कि अगर श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं तो वो भाव अलग हैं, ठीक है। करुण रस पढ़ रहे हैं, भाव अलग हैं। यानी भावों को, पाठक को भाव अनुभूति देना, यानी भाव की जो अनुभूति होती है वो प्रदान करते हैं काव्य रस, ठीक है, सबको पता होगा। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठे का देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो सब कोई जानता होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि जयशंकर, याद रखना, जेपी, निराला और बच्चा महादेव वर्मा और पंत, ये सब किस कवि काल के कवि हैं? छायावाद के हैं। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्रेक्षणवाद का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना, बताना आप लोग। बी, मनुष्य और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन को प्रस्तुत करना। सी, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना, या डी, धार्मिक विचार व्यक्त करना? बताइए बताइए क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, मनुष्य और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन को प्रस्तुत करना, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है, मनुष्य और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन को प्रस्तुत करना, ठीक। ये प्रेक्षणवाद अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो पढ़ाएंगे कभी, तो वहाँ से आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो मनुष्य और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन को प्रस्तुत करना, या हम इसी को समझ सकते हो प्रकृतिवाद या प्रयोगवाद समझ सकते हैं,
कैसे? क्योंकि प्रयोगवाद जब पढ़ते हैं तो प्रगतिवाद जब पढ़ते हैं तो क्या प्रकृति का कितना अच्छा वर्णन किया गया है उसमें। वही बात यहाँ मनुष्य और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन, बहुत छोटे स्तर पे जाके उसमें सोचना, यही है क्या प्रकृतिवाद। इसी को क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं प्रेक्षणवाद, और इसी को सूक्ष्म या अवलोकन प्रस्तुत करना कहा जाता है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, महाकाव्य के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? लघु कथा होता है, ऐतिहासिक या धार्मिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है, सामाजिक आलोचना होती है, या भक्ति प्रधान होती है? बताइए। सभी को पता होगा कि जब महाकाव्य हम लोग पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक या धार्मिक घटनाओं का उसमें विस्तृत वर्णन किया जाता है। ठीक है, रामचरितमानस पढ़ोगे, राम क्या है, ऐतिहासिक पात्र है वो। ठीक है, और धार्मिक घटनाओं का उसमें विस्तृत विस्तार से वर्णन किया जाता है, तो ये महाकाव्य के हम प्रमुख लक्षण मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, कथा संग्रह किसे कहा जाता है? कथा संग्रह, उपन्यास, नाटक, कहानी का संकलन, सब ये नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, आप लोग जानते हैं। कहानियों का जो संकलन होता है उसी को क्या कहा जाता है? कथा संग्रह कहा जाता है। बहुत अच्छे, आगे बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना का मुख्य कार्य क्या होता है? लेखन करना, अच्छा, साहित्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करना, कविता का निर्माण करना, या व्याकरण का अध्ययन करना? सभी को उत्तर इसका आ चुका होगा। प्रश्न नंबर 10 सभी को पता है कि क्या होगा, साहित्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। उदाहरण के तौर पे आप लोग नहीं जानते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जब पढ़ते हैं, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते होंगे तो उसमें देखा क्या होगा कि हर एक कवि को उन्होंने विस्तार से उनकी रचनाओं के बारे में बताया, फिर उसका मूल्यांकन किया, फिर उसमें निष्कर्ष भी दिया कि ये इन रचनाओं में क्या क्या मुख्य बातें रही। इसी को हम कह सकते हैं आलोचना। ठीक है, आलोचना पे यहाँ पे अर्थ मत लेना उसका कि किसी की आलोचना करना, ऐसा नहीं होता, उसमें गुण और दोष सब बताए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है भैया? आलोचना कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल किस काल के साहित्य का समीक्षक हैं? अच्छा, सीधी बात हो, किस काल के ज़्यादातर वो समीक्षक हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक युग, या छायावाद? बताइए। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं यहाँ इन्होंने। तो आपको पता है भाई कि भक्ति काल, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने किया है, पर समीक्षक जो हैं वो सबसे ज़्यादा आधुनिक युग के हैं। ठीक है, समीक्षा उस पर तो उन्होंने आलोचना लिखी है। ठीक है, आधुनिक युग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, आधुनिक हिंदी कविता में मुख्य विषय क्या होता है? आधुनिक हिंदी कविता जो है उसका मुख्य विषय आपको बताना है। क्या बताना है आधुनिक हिंदी में? प्रकृति और प्रेम, सामाजिक समस्याओं का प्रतिबिंब, या ऐतिहासिक घटना, या फिर धार्मिक विचार? बहुत अच्छा, सामाजिक समस्याओं का जो प्रतिबिंब होता है वो आधुनिक हिंदी कविता में खूब मिलेगा। जब हम लोग आधुनिक हिंदी कविता पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको मैं फटाफट समझ लो कि प्रैक्टिस करा रहा हूँ। काव्यात्मक भाषा की विशेषता क्या होती है? काव्यात्मक भाषा, शुद्ध व्याकरण, अलंकार, सादृश्य, रूपक आदि का प्रयोग, सरल भाषा, यथाचित्रण? सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 का पता होगा क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अलंकार हों, ठीक है, अलंकारों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, सादृश्य हों, ठीक है, खूब दृश्यों का प्रयोग किया जाए, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, बिंब कहते हैं, रूपक सब रूप दिया जाए, अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाए, इसी को हम कहते हैं काव्यात्मक भाषा। इंपॉर्टेंट है। तो 13 नंबर बी। 14 देखते हैं, प्रेमचंद को हिंदी कहानी का पिता क्यों कहा जाता है? उन्होंने पहली कहानी लिखी थी, उन्होंने हिंदी कहानी में यथार्थवाद का प्रवेश कराया, उन्होंने आलोचना की शुरुआत की, तो उन्होंने कविता का स्वरूप बदला। बताइए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का बताना है आपको। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ते हैं जब इनकी कहानी कफन को, ठीक है, सब लोग देखेंगे किसी भी कहानी को, जब आप उनकी कहानी 300 कहानी लगभग में लिखे हैं, और किसी कहानी को जब पढ़ोगे तो उसमें ये महसूस होगा कि ऐसा तो हमने देखा है, ऐसा हमारे साथ हुआ है, ऐसा हमारे गांव में होता है। यही है यथार्थवाद। ठीक है, जब किसी नाटक, उपन्यास, कहानी जब किसी यथार्थ से जुड़ जाती है, इसी को हम प्रासंगिकता भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक प्रासंगिकता बनी, क्यों? क्योंकि 1936 में कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, और आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है कि जो 20 साल पहले कोई एक बार अच्छा खाना खा ले, ठीक है, तो उसको हमेशा याद रहता है वो खाना।
समझ रहे हो, ये है कफन कहानी की मूल बात, समझना कभी। तो उन्होंने हिंदी कहानी में यथार्थवाद को प्रवेश कराया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अलंकार की कितनी प्रमुख श्रेणियां मानी जाती हैं, 2, 4, 6 या 8? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। बिल्कुल 15। कितने अलंकार की कितनी प्रमुख श्रेणियां मानी जाती हैं, तो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, वो हम अलंकार पढ़ाएंगे आपको तो समझाएंगे। ठीक है, अलंकार पढ़ाएंगे, अलंकार अभी हम जब अलंकार सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे कौन कौन सी होती हैं। अभी फिलहाल 6 याद रखिए। हमको फटाफट क्वेश्चन करने हैं। हिंदी उपन्यास का आरंभ किस लेखक से माना जाता है? प्रेमचंद, श्री मनोहर ठाकुर, मृदुला गर्ग या जयशंकर प्रसाद? बताइए। सभी को पता है, आरंभ कहने का मतलब है मूलतः प्रेमचंद से ही उपन्यास निखरे थे, हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? प्रश्न नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 17 देखते हैं। काव्यशास्त्र में मुख्य विषय क्या होता है? काव्यशास्त्र में साहित्य की आलोचना, ये तो वही आ गया वापस घूम के। कविता की संरचना, रस और अलंकार, यही क्या है? मुख्य विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का सामाजिक पक्ष किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साहित्य का सामाजिक पक्ष साहित्य की क्या कह सकते हैं? मनोरंजनात्मक विशेषता, साहित्य में समाज के विचार, चेतना और समस्याओं का प्रतिबिंब, या फिर साहित्य का धार्मिक पक्ष या साहित्य का भौतिक पक्ष? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। तो भाई सामाजिक पक्ष किसे कहा जाता है? साहित्य में समाज के विचार कैसे हैं, उसके चेतना और समस्याओं का जो प्रतिबिंब होता है, उसी को हम सामाजिक पक्ष कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। काव्य में कल्पना का क्या महत्व है? मनोभावों को व्यक्त करना, यथार्थ को प्रस्तुत करना, सुंदरता और नवीनता प्रदान करना, या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना? काव्य में कल्पना किसे कहा जाता है? मनोभावों को व्यक्त करना या यथार्थ तो हो ही नहीं सकता, फिर कल्पना कैसे हो गई? सुंदरता और नवीनता प्रदान करना या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता और नवीनता प्रदान करना। ठीक है, ये क्या होती है? कल्पना। नहीं पढ़े हो तो नागार्जुन की कविता पढ़िए। कौन सी कविता है उनकी? नहीं जानते हो? याद नहीं आ रहा? मैं बताता हूँ आपको। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। ये कह सकते हो कि प्रकृति की कल्पना की गई है, नागार्जुन ने की थी। तो याद रखना, सुंदरता और नवीनता प्रदान करना इंपॉर्टेंट है। 19-20 देखती है। नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग जानते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसकी है? ये भरत मुनि की है। किसकी है? भरत मुनि। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। आलोक वर्मा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लेखक हैं? आलोक वर्मा कविता, उपन्यास, नाटक या फिर आलोचना? बताइए। आलोक वर्मा बहुत नए कवि निकल के आए हैं, तो याद रखना ये आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक हैं। क्या है भैया? आलोचक यानी आलोचना। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं? ओहो, ये प्रश्न आ गया। हिंदी व्याकरण में संज्ञा किसे कहा जाता है? क्रिया के नाम को, व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम को, विशेषण का नाम या संबंध का नाम? बच्चा कह दो, तुरंत बोलिए, कह दो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति वस्तु यानी संज्ञा के स्थान पे जो आने वाले शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। काव्य में अनुप्रास अलंकार पूछा गया भैया। काव्य में अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है? शब्दों के अर्थ का अनुपालन, ध्वनि की समानता का प्रयोग, रूपक का उपयोग या फिर यथार्थ चित्रण? शब्दों के अर्थ का अनुपालन, ध्वनि की समानता का प्रयोग। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है, याद रखना। कहा जाता ना अनुप्रास, अनुधन प्रास, यानी जब एक ही लाइन में या एक ही हम पंक्ति में जब एक शब्द जब कई बार आता है, एक वर्ण जब कई बार आता है, उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ध्वनि की समानता का जो प्रयोग है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? काव्य में अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, केवल भक्तिभाव, शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण? ये तो शायद आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख विशेषता, प्रश्न नंबर 24, ठीक है।
तो इसका क्या होगा भाई, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। क्या होगा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। इंपॉर्टेंट है 24। रूपक अलंकार का उद्देश्य क्या होता है, भाव की स्पष्टता करना, यानी भाव को स्पष्ट करना, छवि के माध्यम से विचार प्रस्तुत करना, उपमा देना या विषय को सजाना। देखो एक बहुत अच्छा शब्द है उपमा देना, उपमा या उपमान अलंकार सभी ने पढ़ा होगा। देखें प्रश्न नंबर 25, रूपक अलंकार का उद्देश्य क्या होता है बताइए। सभी को पता, नहीं पता तो ये देखो, इसका होता है छवि के माध्यम से विचार प्रस्तुत करना। नहीं समझ में आई बात, अब समझना। जैसे कि मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ये लाइन पढ़ेगी, ठीक है। मेरी भव आधार और राधा नागर सोए, जात तन के झाई परे, वो तो चलो ठीक है। इसमें देखिए मैं कमल रूपी, ठीक है, चरणों की वंदना करते, यानी कमल के समान जो उसकी छवि थी, जो कमल की छवि थी, उसका रूप किस में दे दिया गया, चरणों को दे दिया गया। इसी को कहते हैं छवि के माध्यम से विचार को प्रस्तुत करना। ये हमारा रूपक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला। समालोचना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समालोचना, आलोचना करना, ज्ञान प्रदान करना, लेखन करना या साहित्य संग्रह करना। बताइए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 का बताइए। वही समालोचना आलोचना बात एक ही है। क्या होगा, आलोचना करना। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 27, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी। ईदगाह, शतरंज, गोदान, मदारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए, शतरंजन नहीं है, शतरंज। कौन सी, शतरंजन। चलो यही याद रखना कि उपन्यासकार की यानी प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी, शतरंजन थी। इंपॉर्टेंट। गोदान तो 36 में लिखी गई, ईदगाह भी उधर 33 के समय में लिखी गई, ठीक है। गोदान उपन्यास है। साहित्य का यथार्थवाद किस युग में प्रबल हुआ। भक्ति काल, छायावाद, आधुनिक काल या फिर रीत काल। बताइए, साहित्य का यथार्थवाद किस में आया, आधुनिक काल में आया, क्योंकि ये सब तो कल्पना में जी रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29, विविध रस का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है। रस विज्ञान, काव्यालंकार, अलंकार शास्त्र, अर्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया शब्द है, विविध रस। तो याद रखना रस विज्ञान। कौन सा, रस विज्ञान प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट। 29 का। हिंदी गद्य की विशेषता क्या होती है। कल्पनाशीलता, स्पष्टता, तर्क और यथार्थ, अलंकार प्रधान, भाव प्रधान। कल्पनाशीलता, स्पष्टता, तर्क और यथार्थ, अलंकार प्रधान या फिर भाव प्रधान। क्या होगा, सीधी सी बात, भाव प्रधान नहीं होगी इसमें, स्पष्टता, तर्क और यथार्थ, ठीक है। स्पष्टता, तर्क और यथार्थ। इंपॉर्टेंट। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य बताना है आपको। क्या बताना है, समाज सुधार था या व्यक्तिगत उद्धार था, केवल प्रार्थना या राजनीतिक परिवर्तन। बताना। व्यक्तिगत उद्धार था, ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो व्यक्तिगत भी उद्धार हुआ था और समाज सुधार, ठीक। ज़्यादातर कबीरदास ने किया था। प्रश्न नंबर 32, आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख विधा क्या है। मुक्त छंद, बहुत अच्छा। दोहा, कविता, श्लोक। बताइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, सबको पता है निराला के बारे में। निराला ने ही किसकी, मुक्त छंद का प्रयोग किया था सबसे पहले। उनकी जब हम लोग कविता पढ़ते हैं तो मुक्त छंद, ठीक, उन्होंने शुरू किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख विधा। प्रसिद्ध आलोचक हंसराज हंस किस क्षेत्र से जुड़े थे। बहुत अच्छा, हंसराज हंस। हंसराज हंस, ठीक है। किससे, कविता से, आलोचना से या फिर उपन्यास से या फिर नाटक से। बताइए किससे, आलोचक। अच्छा, पहले ऊपर दे दिया, बहुत अच्छा। प्रसिद्ध आलोचक हंसराज, तो किससे, आलोचना से। किससे, आलोचना से। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहानी लेखन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। पात्र, अलंकार, रस या यथार्थ। बताइए कौन सा होता है। कौन, यथार्थ होता है। क्या होता है भाई, यथार्थ होता है। इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य का उद्देश्य क्यों क्या माना जाता है? केवल भाव व्यक्त करना, केवल शिक्षा देना, रस और भाव के माध्यम से सौंदर्य का अनुभव कराना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा बच्चा? सी। रस और भाव के माध्यम से सौंदर्य का अनुभव कराना। ठीक है, 35 का सी। ठीक। 36 देखते हैं। आधुनिक हिंदी उपन्यास का स्वरूप किसने विकसित किया था? इंपॉर्टेंट। आधुनिक हिंदी उपन्यास जयशंकर प्रसाद, मृदुला गर्ग या प्रेमचंद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। बताइए। 36 का सी। सबको पता है आधुनिक हिंदी में भी सबसे ज़्यादा कौन से आएंगे? प्रेमचंद आएंगे। इंपॉर्टेंट है। 37 देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में किस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक यथार्थ और व्यक्तिवाद, धार्मिक अनुष्ठान, कल्पनाएं, कथाएं। कितना बार क्वेश्चन पूछा जाएगा? ठीक है, आधुनिक कविता में 37 का बी होगा। क्या होगा बच्चा? 37 का बी, सामाजिक यथार्थ या फिर व्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 38 देखिए। अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलंकार का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। इंपॉर्टेंट है। अलंकार का मुख्य उद्देश्य भाषा की सजावट और प्रभावशाली। देखो ये सब पढ़ चुके हो। ए ऑप्शन क्या होगा? ए। आलोचना की परिभाषा क्या है? साहित्य का निर्माण, साहित्य का अध्ययन और मूल्यांकन। सीधी बात क्या होगा? साहित्य का अध्ययन और फिर उसका मूल्यांकन करना आलोचना की परिभाषा है। ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे? भक्ति काल के बताना। तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, कौन से हो जाएंगे भैया? भक्ति काल के 40 का ए। कौन सा हो जाएगा? 40 का ए। इंपॉर्टेंट है। कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? पात्र, रस, संवाद या घटनाक्रम। 41 का बताना है। कविता का सबसे क्या हो जाएगा? संवाद या घटनाक्रम? क्या हो जाएगा? घटनाक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42। साहित्य का उद्देश्य मुख्यतः क्या माना जाता है? केवल मनोविनोद, समाज का यथार्थ चित्रण और शिक्षा। ठीक है, यही बात है साहित्य का मुख्य उद्देश्य। इंपॉर्टेंट है। 43 बताइए। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? बताइए कौन से हैं? तो सब लोग पता है, नाट्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और रस विज्ञान। वही रस सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। तो कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 44। आधुनिक हिंदी कविता में किस शैली का प्रभाव अधिक देखा गया है? भक्ति शैली, रीत शैली, प्रेक्षणवाद या यथार्थवाद या काल्पनिक शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक हिंदी कविता में। बताइए प्रश्न नंबर 44 किसका? प्रेक्षणवाद और यथार्थवाद। प्रेक्षणवाद और यथार्थवाद इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध हिंदी नाटककार मोहन राकेश किस शैली के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, काल्पनिक नाटक या फिर धार्मिक नाटक। बताइए। तो इनके आधे अधूरे पढ़ा होगा सभी लोग। और आषाढ़ का एक दिन, ठीक, ये सब नाटक कैसे नाटक हैं? सामाजिक नाटक हैं। इंपॉर्टेंट, कैसे नाटक हैं? सामाजिक नाटक हैं। आलोचना का महत्व साहित्य में क्यों माना जाता है? केवल लेखक की आलोचना के लिए, साहित्य की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करने के लिए, व्याकरण सुधारने के लिए, पाठकों को भ्रमित करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी ठीक क्या हो जाएगा? साहित्य की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 47। काव्य में अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? ध्वनि की पुनरावृत्ति, अर्थ की पुनरावृत्ति, पात्र का सजावट, दृश्य प्रभाव। ध्वनि की पुनरावृत्ति यानी बार बार आना। 47 इंपॉर्टेंट है। 48 बताइए। आधुनिक हिंदी उपन्यास का प्रमुख विषय क्या था? धार्मिक कथा, समाज का यथार्थ चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन या प्रकृति वर्णन। बताइए भैया, बताइए। समाज का जो यथार्थ चित्रण था वही था, है ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समाज का यथार्थ चित्रण। आधुनिक हिंदी उपन्यास का प्रमुख विषय क्या था? समाज का यथार्थ चित्रण। इंपॉर्टेंट है। कविता के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? पात्र और संवाद, रस, अलंकार, छंद, विषय। तो यही हो गया मुख्य, रस, अलंकार, छंद और विषय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साहित्य के माध्यम से समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन देना, समाज में चेतना और सुधार की दिशा दिखाना, केवल धार्मिक विचार देना, लेखक का स्व प्रशंसा करना।
ठीक है, बताइए। 50, बताइए। तो समाज में चेतना और सुधार की दिशा दिखाना इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत इम्पोर्टेंट। 50 हो गए, 51 से कल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलो, और सभी लोग क्लास बताइए, कमेंट करके ये बताना है कि पेपर के क्वेश्चन का लेवल ठीक है या फिर बढ़ाऊँ फिर आप लोगों के लिए। ये एक समझ लो कि डेमो के रूप में आपके सामने प्रैक्टिस लेके आया हूँ। बताइए प्रैक्टिस आप और इसी स्पीड में चाहते हैं या फिर समझाते हुए चलूँ, क्योंकि समझाने का कोई मतलब है नहीं ज़्यादा विशेष। क्वेश्चनों पे क्लासेस सब करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, सभी को पता है। अब प्रैक्टिस में आ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस अगर होगी तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी तब तक के लिए। मगर हाँ, लेवल बढ़ाऊंगा। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहेंगे कि बस वही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पर इसका लेवल बढ़ेगा अगली बार से, ठीक है। चलो, अभी कम से कम 260 इसी पे हैं टाइप के क्वेश्चन हैं, और फिर अगला जो क्वेश्चन होगा तो उसका फिर टाइप बदल जाएगा। चलो, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास समझ में आई या नहीं आई फिलहाल कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।